हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं तुमसे एक बेट लगाना चाहता हूं। बताओ इस पेन का जो लेंथ है वो एक रैशनल नंबर होगा या इरैशनल नंबर होगा। मान लो सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो तो लेंथ का वैल्यू एक रैशनल नंबर आएगा या इरैशनल नंबर आएगा। अब तुम बोलोगे कि दोनों में से कुछ भी आ सकता है, फिर भी अगर किसी एक पे बेट लगाना हो किस पे लगाओगे? ये पेन का लेंथ रैशनल होगा या इरैशनल होगा? अगर तुम बेट लगाए थे रैशनल होगा तो तुम्हारा ये बेट जीतने का ऑलमोस्ट कोई चांस नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पेन का लेंथ इरैशनल ही रहा होगा। इनफैक्ट सिर्फ इस पेन का ही लेंथ नहीं, इस टीवी का चौड़ाई, मेरा हाइट, मेरा वेट, किसी गाड़ी का स्पीड, ये सारी ही क्वांटिटीज ऑलमोस्ट ऑलवेज इरैशनल ही होते हैं। लेकिन कई लोगों को ये बात बिलीव नहीं होता है, समझ ही नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरकार यंगर क्लासेस में ये पढ़ते हैं कि हम कोई भी दो होल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स डाल सकते हैं। तो अगर मान ले कि इस पेन का लंबाई 15 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर के बीच में कुछ था, तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 16 दैट कुड पॉसिबली बी द लेंथ ऑफ दिस पेन। लेकिन फिर भी ये इनफाइनाइट ऑप्शंस होने के बावजूद इसी बात का चांस ज्यादा है कि इस पेन का लेंथ एक इरैशनल नंबर हो। हाँ, रैशनल भी हो सकता है लेकिन इरैशनल होने का चांस कई गुना ज्यादा है। लेकिन मेरे इन बातों को समझने के लिए पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि इरैशनल नंबर्स होते ही क्या है और क्यों होते हैं। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हारा इन्हीं इरैशनल नंबर्स से एक लंबा और गहरा दोस्ती कराना चाहता हूं। लेकिन हमारा पूरा कहानी कई साल पहले शुरू होगा जब इंसानों को समझ में आ गया था कितना यानी हाउ मेनी बताने के लिए हमें नंबर्स चाहिए। पेड़ के डाली में कितने कौवे बैठे हैं? 5, 7, 15, 156। वैसे कोई पेड़ के डाली में मैं कभी 156 कौवों को नहीं देखा हूं। लेकिन इंसानों को समझ में आया कि भाई पहले तो ऐसे सिचुएशन में हाउ मेनी बताने के लिए हमें कुछ नंबर्स चाहिए। नेचुरली फील हुआ और इसीलिए 1, 2, 7, 8, 11 जैसे नंबर्स का आविष्कार नेचुरली हो गया। और इस पहले फैमिली ऑफ नंबर्स को हम नाम देते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है? 1 के सारे मल्टीपल। यानी अगर 1 का टेबल लिखोगे तो इसमें जितने नंबर्स आते हैं सब नेचुरल नंबर है। उसके बाद एक दिन देखे कि सारे कौवे उड़ गए, डाली खाली पड़ा है, उस पे कितने कौवे हैं, तो एक और नंबर निकाला गया जो ये बात दिखाता है कि अब तो एक भी नहीं है, कुछ नहीं है। उस नंबर को कहते हैं 0। अब ये पुराने नेचुरल नंबर्स के फैमिली में 0 डाल दिए तो ये नया फैमिली ऑफ नंबर्स बन गया, होल नंबर्स का फैमिली। फिर एक दिन समझ में आया कि मान लो अगर 4 चॉकलेट 3 बच्चों में बांटेंगे तो एक बच्चों को 1 से तो ज्यादा चॉकलेट मिलेगा लेकिन 2 से कम चॉकलेट मिलेगा। और अभी ये होल नंबर्स में 1 से ज्यादा और 2 से कम के लिए कोई नंबर है नहीं। तब फ्रैक्शन निकाल दिया गया कि भाई 2 होल नंबर के बीच में भी कभी कभार क्वांटिटीज होते हैं, उनको फ्रैक्शन से दिखाएंगे। फिर आगे चल के दुनिया और कॉम्प्लेक्स बना, पता चला कि कभी कभार क्वांटिटी 0 से भी कम हो जाते हैं। जैसे मान लो एक आदमी का सारा पैसा लुट गया तो उसका नेटवर्थ हो गया कितना? 0। लेकिन फिर मान लो वो 100 रुपए का उधार ले लिया और वो सारे 100 रुपए भी लुटा दिया, तो अब उसका नेटवर्थ कितना है? 0 तो नहीं है, 0 से भी खराब हो गया, 0 से भी कम है, तो अब इसका नेटवर्थ कितना है? -100। यानी 0 से छोटे नंबर्स दिखाने के लिए नेगेटिव नंबर्स बन गए। यानी कि धीरे धीरे होल नंबर्स, फ्रैक्शंस और उसके बाद नेगेटिव नंबर्स अपने सोसाइटी में आ गए। और ये लगने लगा था कि अब चाहे जो सिचुएशन आ जाए, हमें जब भी हाउ मेनी का आंसर अगर देना हो, इन्हीं में से किसी एक टाइप के नंबर को यूज करके दिया जा सकता है। और बहुत साल तक, हजारों साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन फिर एक दिन बड़ा एक अजीब सा सिचुएशन सामने आया। मैं वो सिचुएशन तुम्हें दिखाता हूं। ये एक स्क्वायर है और इसका एरिया 2 स्क्वायर यूनिट्स है। बताना यह है कि इस स्क्वायर का साइड लेंथ कितना है। और याद रखना हम अभी हजारों साल पहले चले गए, तो कितना है इस बात का जवाब देने के लिए हमारे पास है पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रैक्शंस एंड 0। अब ये एक लंबाई है तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता और 0 भी नहीं है, यानी ये लंबाई कोई एक पॉजिटिव नंबर है, या तो ये एक पॉजिटिव होल नंबर है या तो ये एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है। लेकिन बड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये कोई पॉजिटिव होल नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इन दोनों स्क्वायर्स पे ध्यान दो। देखो, हमें इस स्क्वायर का साइड लेंथ निकालना है जिसका एरिया 2 है। अगर एक ऐसा स्क्वायर हो जिसका एरिया 4 है तो उसका साइड लेंथ कितना होगा? 2, क्योंकि 2 × 2 4 होता है। उसी तरीके से अगर किसी स्क्वायर का एरिया 1 होगा तो उसका साइड लेंथ क्या होगा? 1, क्योंकि 1 × 1 1 होता है। लेकिन अपने वाले स्क्वायर का एरिया 1 से ज्यादा है और 4 से कम है, तो इसलिए अपने स्क्वायर का साइड लेंथ 1 से ज्यादा और 2 से कम होगा। और 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स हैं, यानी अपना लेंथ x 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है। बट यहाँ घबराने का कोई बात नहीं है क्योंकि हमने फ्रैक्शंस का आविष्कार कर लिया है। हमें पता है कि 1 और 2 के बीच में हम हजारों लाखों फ्रैक्शंस ढूंढ सकते हैं। कैसे? तो बस 1 को अपना कोई एक मनचाहा फ्रैक्शन की तरह लिख दो, जैसे 7/7 1 होता है। फिर 2 को भी सेम डिनोमिनेटर से लिख दो तो 14/7। अब 7/7 और 14/7 के बीच में ये 7 डिनोमिनेटर वाले कई सारे फ्रैक्शंस लिख पाओगे, जैसे 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7 और फिर आ जाएगा 14/7। तो 1 और 2 को 7 का डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखने से हमें 1 और 2 के बीच में 6 फ्रैक्शन नजर
आ गए। अब हम जितना बड़ा डिनोमिनेटर लेंगे, मान लो हम 1 को 101 by 101 लिख दें और 2 को 202 by 101 लिख दें, तो 1 और 2 के बीच में 100 फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। तो ये जो वैल्यू x है, इसका वैल्यू ढूंढने के लिए हमारे पास हजारों ऑप्शंस है। इनफैक्ट हम यहाँ डिनोमिनेटर कितना बड़ा कर सकते हैं इस बात का तो कोई लिमिट नहीं है, यानी वी कैन जनरेट इनफाइनाइटली मेनी फ्रैक्शंस बिटवीन 1 and 2। तो भाई ये वैल्यू यानी ये लंबाई इन इनफाइनाइटली मेनी ऑप्शंस में से कोई एक होगा। तो चलो कुछ फ्रैक्शंस ट्राई करके देखते हैं। पहला तो 1 और 2 के एग्जैक्ट बीच में जो फ्रैक्शन आता है वो ट्राई कर लेते हैं, 1.5 या 3/2 बोल लो। बताओ अगर ये साइड 1.5 होगा तो क्या एरिया 2 आएगा? नहीं भाई, 1.5 into 1.5 होता है 2.25। या फ्रैक्शंस में सोच लो, 3/2 into 3/2 होता है 9/8, बट अपने को तो एरिया चाहिए था 2। ठीक है, मतलब ये 1.5 से छोटा होना चाहिए ये वैल्यू। तो 1.4 ट्राई करो, या फ्रैक्शंस में बोलोगे तो 7/5 ट्राई करो, तब क्या एरिया 2 होगा? नहीं, क्योंकि 1.4 into 1.4 होता है 1.96, या 7/5 into 7/5 होता है 49/25, बट 2 तो नहीं हुआ। 49/25 2 के बहुत क्लोज है। देखो 50/25 होता तो एग्जैक्टली 2 हो जाता। या याद करो डेसिमल में आया है 1.96, अपने को चाहिए एग्जैक्ट 2, मतलब पक्का ये x का वैल्यू 1.5 से तो छोटा है लेकिन 1.4 से बड़ा है। ठीक है, तो 1.42 ट्राई कर लेते हैं और अब टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर से ट्राई करते हैं। 1.42 into 1.42 इक्वल टू 2.0164। 2 के काफी क्लोज पहुंच गए हैं, लेकिन एग्जैक्टली 2 तो अभी भी नहीं मिल रहा एरिया। तो अब समझ में आया, अच्छा 1.4 से बड़ा लेकिन 1.42 से छोटा होना चाहिए। तो 1.41 ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 1.9881। अब 2 से एरिया छोटा हो गया, यानी 1.41 और 1.42 के बीच में होना चाहिए। तो 1.415 ट्राई कर लेते हैं। भाई फिर से चूक गए, अब एरिया 2 से ज्यादा आ रहा है। और डेसिमल्स ही नहीं, मैं तुमको कुछ मजेदार टेम्पटिंग फ्रैक्शंस भी ट्राई करवा सकता हूं। जैसे 17/12 ट्राई करके देखो। अगर ये साइड लेंथ 17/12 होगा तो एरिया कितना होगा? 17 का स्क्वायर 289, 12 का स्क्वायर 144, तो एरिया 289/144 होगा। बट क्या वो इक्वल टू 2 है? नहीं, हल्का सा ज्यादा है। अगर 288/144 होता तो एग्जैक्टली 2 हो जाता। लेकिन इतने सारे ट्राई के बावजूद भी हमें ऐसा कोई साइड लेंथ मिल ही नहीं रहा है 1 और 2 के बीच में जिसका स्क्वायर करेंगे तो एग्जैक्ट 2 आएगा। लेकिन तुम बोलोगे अभी तो 5-6 ट्राई मारे हैं, है तो अपने पास इनफाइनाइट ऑप्शन, देयर आर इनफाइनाइट फ्रैक्शंस बिटवीन 1 and 2, तो हम ट्राई करते रहेंगे और क्लोज भी तो पहुंचते जा रहे हैं। तब तो और मोटिवेशन मिल रहा है कि और थोड़ा ट्राई करेंगे तो आ ही जाएगा 2। तो भाई अगर तुम आज और फ्रैक्शंस ट्राई करना शुरू करते हो, 1 और 2 के बीच में कोई फ्रैक्शन लिए, उसका स्क्वायर किए, इस उम्मीद में कि आंसर 2 आ जाए, तो तुम्हारा जिंदगी बीत जाएगा, लेकिन तुमको ऐसा कोई फ्रैक्शन मिलेगा ही नहीं। और सच बताऊं तो बहुत सारे मैथमेटिशियंस ऐसे रहे हैं जो अपना पूरा जिंदगी इस नंबर को ढूंढने में बिता दिए। खासकर पाइथागोरस और उसके जो डिसाइपल्स थे हजारों साल पहले, वो 1 और 2 के बीच में ऐसे एक फ्रैक्शन बहुत मन लगा के ढूंढ रहे थे, सालों साल ढूंढते रहे। बट उनमें से ही एक जन को इस बात का भारी शक होना शुरू हुआ कि शायद 1 और 2 के बीच में भले हो इनफाइनाइट फ्रैक्शन, लेकिन उनमें से कोई भी ये साइड लेंथ नहीं हो सकता है। लेकिन मैथ्स में सिर्फ शक होने से तो तुम्हारा बात माना नहीं जाएगा, साबित करना पड़ता है। जिस आदमी को ये शक हुआ था उसका नाम था हिपैसस। इनफैक्ट कुछ ही दिनों में उसने पाइथागोरस के टोली के बाकी मैथमेटिशियंस को इस बात का सबूत भी दे दिया था, भाई ये लेंथ 1 और 2 के बीच में कोई फ्रैक्शन नहीं है। मतलब हम कोई ऐसा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला नंबर जैसे 3/2 हो गया या 7/5 या 17/12 या डेसिमल्स बोल लो, वैसा कोई भी नंबर ये साइड लेंथ नहीं हो सकता है। लेकिन बड़ा दुखद बात ये है कि उस जमाने में मैथ, साइंस, रिलीजन और सुपरस्टिशन आपस में इतने घुले मिले थे कि जब पाइथागोरस की टोली के बाकी मैथमेटिशियंस ये सबूत देखे तो उन्हें ऐसा लगा कि हिपैसस ने कोई पाप कर डाला है, मानो जैसे उसने मैथ्स और नंबर्स के शुद्धता पे कोई सवाल खड़ा कर दिया है। और कहा यह जाता है कि इसी पाप के आरोप में पाइथागोरस के बाकी डिसाइपल्स ने हिपैसस को उठा के समुद्र में फेंक दिया था, यानी कि उसे मौत का सजा मिला। लेकिन जो बात सच है उसे छुपाया नहीं जा सकता। और कुछ ही साल बाद हिपैसस के स्टूडेंट्स ने हिपैसस के उस सबूतों को पूरे यूरोप में फैला दिया। और फिर सूनर और लेटर सभी को ये बात मानना पड़ा कि भाई ऐसे भी क्वांटिटीज होते हैं जिन्हें हम उस समय के एग्जिस्टिंग नंबर्स यानी पॉजिटिव या नेगेटिव होल नंबर्स या फ्रैक्शन से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। यानी ऐसा कोई न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला नंबर नहीं है 1 और 2 के बीच में जिसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। और शायद तुम्हें पता होगा कि हम रेशियोज को भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 2:3 को 2/3 भी लिखा जाता है। तो हम घुमा के ये भी कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू x है किसी भी रेशियो के बराबर नहीं
है, यानी 3:2 मतलब 3/2 या 7:5, द रेशियो ऑफ नो टू नंबर कैन रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ x। और यहीं से आविष्कार हुआ इररेशनल नंबर्स का। इररेशनल कमिंग फ्रॉम द वर्ड रेशियो, कि भाई देयर आर क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ रेशियो ऑफ नंबर्स एंड सच क्वांटिटी रिक्वायर्ड दिस न्यू फैमिली ऑफ नंबर्स कॉल्ड इररेशनल नंबर्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। इस सिचुएशन में बोला गया कि भाई 1 और 2 के बीच में तो कोई रेशियो वाला नंबर नहीं है जो x हो सकता है, यानी x कोई रैशनल नंबर तो है नहीं। और इसके पहले तक जितने भी नंबर्स हमें मालूम थे, जैसे 2 या 5/3 या 7, वो सारे ध्यान दो, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ रेशियो ऑफ 2 नंबर्स। जैसे 7 कैन बी शोन एज 35/5, और फ्रैक्शंस तो ऑलरेडी रेशियो के फॉर्म में ही है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म। बट इसका वैल्यू दिखाने के लिए हम इनमें से कोई भी नंबर का यूज नहीं कर सकते, हमें एक ब्रांड न्यू नंबर निकालना पड़ेगा। और इस नंबर को कहा गया √2। उसे कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ये रूट का सिंबल यूज करके। ये जो नंबर है ये किसी भी पुराने वाले रैशनल नंबर के बराबर नहीं है, ये उस जमाने का एक ब्रांड न्यू नंबर था। हाँ, ये नंबर 1.4 और 1.5 के बीच में कहीं है, ये हम ऑलरेडी देखे थे। बट हम कोई फ्रैक्शन या डेसिमल यूज करके इस नंबर को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये खुद में एक नया नंबर है, ये और किसी नंबर के बराबर नहीं है। इनफैक्ट इसी नंबर के तरह और इसी सिचुएशन के तरह अब बड़े जल्द मैथमेटिशियंस को ये समझ आने लगा और भी कई सिचुएशंस है जहां क्वांटिटी इररेशनल है। जैसे कि इन सिचुएशंस को देखो जरा, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके दो छोटे साइड्स 1 और 3 हैं, तब पाइथागोरस थ्योरम से ये पता चलेगा कि भाई इस लंबाई का स्क्वायर 10 होना चाहिए। बट अगर हम ढूंढने निकलेंगे कि किस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 10 आता है, हम दोबारा से उस अनंत चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। कोई रैशनल नंबर मिल ही नहीं रहा है जो इस लेंथ को दिखाए, जिसका स्क्वायर करे तो 10 हो। तो इस लंबाई का वैल्यू को भी एक नए इररेशनल नंबर √10 से दिखाने के अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम चाहे दुनिया का कोई भी सर्कल उठा लें, उसके सर्कमफ्रेंस को मेजर करें और फिर उसके डायमीटर को मेजर करें किसी भी सर्कल के, और फिर इनका रेशियो ले लें सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर, तो ये वैल्यू भी रैशनल नहीं आएगा। इनफैक्ट हर सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो डायमीटर से कुछ 3 गुना बड़ा होता है। तो ये जो रेशियो है C/D ये रफली 3 आता है, बट एग्जैक्टली कितना आता है ये निकालने जाएंगे तो फिर से वही एंडलेस परस्यूट, कोई रैशनल नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ फिर से एक इररेशनल नंबर निकाला गया जो 3 से थोड़ा बड़ा है और बहुत पॉपुलर भी है। इस इररेशनल नंबर को कहते हैं पाई, PI। उसका सिंबल मालूम है ना, दिखा देता हूँ, ऐसा दिखता है। और ये नंबर इंट्रोड्यूस करने के बाद ही हम सर्कल का बाकी मेंसुरेशन कर पाते हैं। जैसे यहीं से आप बोल सकते हैं कि भाई सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज पाई टाइम्स द डायमीटर d, उधर जाएगा तो सर्कमफ्रेंस इज पाई d और डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, so therefore circumference is 2πr वगैरह वगैरह। बट पॉइंट ये है कि कई सारे ऐसे सिचुएशंस हैं हमारे नेचर में जहां क्वांटिटीज को रैशनल नंबर से नहीं दिखा सकते, इररेशनल नंबर से दिखाना पड़ता है। लेकिन तुम में से कई लोग मुझे यहाँ रोक देंगे और बोलेंगे कि भाई इस एग्जाम्पल में आप ये तो बोल दिए कि हिप्पैसस ने सबूत दे दिया था कि ये वैल्यू कोई रैशनल नंबर नहीं हो सकता है, लेकिन आप तो सबूत दो। हिप्पैसस तो मर गया, हमें कैसे सबूत मिलेगा? तो इस बात को मैं भी साबित करूंगा, बट जिस तरीके से हिप्पैसस ने किया था मैं उस तरीके से नहीं करूंगा। ये बात की √2 सच में इररेशनल है, मैं तुम्हें इस तरीके से बताना चाहता हूं जिससे तुम्हें इररेशनल नंबर्स के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज पता चलेगा और उनके नेचर के बारे में भी बहुत कुछ समझ में आएगा। इनफैक्ट अगर तुम बुक्स और सिलेबस देखोगे तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट √2, √3, √5 आर इररेशनल। हर जगह एक ही तरीके का प्रूफ है, वो प्रूफ भी अच्छा है, तुम वक्त आने पे पढ़ लेना। बट तुम मेरे प्रूफ को भी देखो और कमेंट्स में बताना कौन सा प्रूफ तुमको ज्यादा मजेदार लग रहा है। तो इस प्रूफ को समझाने के लिए मैं चाहता हूं कि तुम सबसे पहले इन फ्रैक्शंस के एडिशन को देखो। जूम कर देता हूं, इसका रिजल्ट निकाल लोगे? बताओ इस एडिशन का रिजल्ट एक रैशनल नंबर है या नहीं? 1 + 1/2 होता है 3/2। हाँ, 3/2 तो रैशनल है, 3/2 मतलब 3:2, तो ये क्वांटिटी तो रैशनल है। देखो कोई नंबर रैशनल है या नहीं है ये कैसे समझते हैं? अगर उस नंबर को हम रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स दिखा सकते हैं तो वो क्वांटिटी रैशनल है। जैसे -5 को दिखा सकते हैं -15/3 या -15:3, इसलिए -5 रैशनल है और इसीलिए ये क्वांटिटी भी रैशनल है 3/2। बताओ ये क्वांटिटी रैशनल है या नहीं? कर लो कैलकुलेशन। 2 + ½ 5/2, वो पलटा 2/5, 2/5 + 1 7/5, 7:5 ये भी रैशनल है। भाई मैं ये कैलकुलेशंस को घुमा घुमा के जितना भी लंबा चौड़ा कर दूं, लेकिन जब तक मैं ऐसे इंटीजर से बने हुए एक्सप्रेशंस को ऐड वगैरह करते रहूंगा, मेरे वर्किंग को कंप्लीट करने के बाद तो एक रैशनल आंसर आ ही जाएगा ना। लेकिन जब कंप्लीट कर पाऊंगा तभी एक रैशनल नंबर आएगा। ऐसा सोचो, अगर ऐसा कैलकुलेशन दे दिया जो कंप्लीट हो ही ना, जैसे यहाँ देखो, ये क्वांटिटी रैशनल होगा क्या? यहाँ मैं तुम्हारा कैलकुलेशन कभी खत्म ही नहीं होने दूंगा, नेवर स्टॉप। हाँ, मान लो मैं
इस पार्ट को छुपा देता, बोलता यहीं तक करो, बाकी इस पूरे चीज को मिटा देता, तो तुम यहाँ से ऐसे नीचे से ऊपर सिंप्लीफाई करते करते एक आंसर तक पहुंच जाते, वो रैशनल होता। लेकिन यहाँ मैं तुम्हें किसी आंसर पे पहुंचने ही नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कहीं से शुरू ही नहीं करने दूंगा कि यहाँ मैं ये ऐसे फ्रैक्शंस का सीढ़ी को इनफाइनाइट तक चलाना चाहता हूँ, तो तुम कोई फिक्स्ड रैशनल आंसर निकाल ही नहीं सकते हो। हाँ, तुम ये कर सकते हो कि भाई 3-4 लेयर तक पकड़े, उसके बाद का बचे हुए लेयर्स को इग्नोर मार दिए, बोले कि बहुत छोटा हो जाएगा उधर डिनोमिनेटर, और एक अप्रोक्सीमेट रैशनल आंसर निकाल ली। बट वो एक अप्रोक्सीमेशन, लेकिन क्या ये पूरा क्वांटिटी सच में रैशनल है? नहीं हो सकता, क्योंकि कैलकुलेशन ही कभी नहीं खत्म हो रहा है। इसलिए ये क्वांटिटी, जिसे हम एक इन्फिनिटली कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं, ये भी एक इर्रेशनल क्वांटिटी है। लेकिन तुम बोलोगे भाई इस बात का √2 को इर्रेशनल प्रूफ करने से क्या लेना देना है? आप ये हमें बहका के कहां ले जा रहे हो? तो भाई मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये जो मैं यहाँ लिखा हूं ना, ये चीज √2 ही है। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है यही √2 है, और ये एक्सप्रेशन तो हम समझ गए हैं कि ये इर्रेशनल ही है। तो अगर यही √2 है तो √2 भी इर्रेशनल है। लेकिन ये √2 है कैसे? मेरे बोलने से थोड़ी मान लोगे, लेकिन तुमको थोड़ा शक होना शुरू हुआ होगा। बोलो क्यों? क्योंकि अगर तुम इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन के एक लेयर या 2 लेयर या 3 लेयर जैसे जैसे लेयर्स काट के निकालोगे ना, तो जो आंसर्स आएंगे उन आंसर्स को मैं ऑलरेडी इसी वीडियो के शुरू में यूज कर रहा था, जब हम उस स्क्वायर का साइड लेंथ निकालना चाह रहे थे। याद है अपना पहला गेस था कि 1 और 2 के बीच में 1.5 ट्राई करके देखते हैं। देखो, अगर इस फ्रैक्शन में यहां से सब कुछ मिटा दो, यानी 1 + ½ खाली इतना ही रखो, तो आंसर आता है 3/2 यानी 1.5। और अगर तुम नेक्स्ट लेयर भी ले लेते हो, यानी यहां से सब मिटाते हो, मतलब 1 + 1/2 + 1/2, तो आंसर आएगा 7/5। करके देख लो, 7/5 भी ट्राई किए थे, याद है? 7/5 का स्क्वायर होता है 49/25। और एक लेयर पकड़ोगे, यहां से सब मिटाए, तो जो आंसर है वो आएगा 17/12। उसका भी स्क्वायर करके दिखाया था 289/144। बड़ा क्लोज पहुंच गए थे 2 के। 288/144 होता तो काम बन जाता। तो ये जो मैं इतने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल ले रहा था, जो हमें √2 के बहुत क्लोज लेके चले जा रहा था, वो सुंदर एग्जाम्पल्स में कोई कोइंसिडेंस से नहीं कह रहा था, वो यहीं से निकल के आते हैं। तो अब शायद तुमको मेरे इस बात पे थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा होगा कि ये √2 ही लिखा हुआ है, लेकिन साबित कैसे करेंगे? वो भी बड़ा मजेदार है। देखो, यहाँ जो ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा है ना, उसको पहले x कह देते हैं, वो x ही निकालना है हमें। पहला चीज जो मैं करना चाहूंगा वो ये है कि यहाँ जो 2 लिखा है ना, उसको मैं 1 + 1 करके लिख दूंगा। ठीक है, तो मिटा के 1 + 1 लिख देता हूँ। ठीक है, लिख दिया, लिख ही सकता हूँ। 2 को 1 + 1 लिख सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस पार्ट को इग्नोर कर दो, इस पार्ट को, सिर्फ यहां से नीचे तक वाले पार्ट पे ध्यान दो। अच्छे से देख लो क्या लिखा है, क्योंकि इसको मैं कॉपी करके अपने नेक्स्ट पेज में लिखूंगा। कर देता हूं कॉपी, देख लो, देखो मिला लो, उसी चीज को कॉपी करके यहां लिख दिया हूं, देख लो कॉपी हो गया, मतलब सेकंड लेयर से एक हिस्सा कॉपी करके लिखा हूं। लेकिन एक चीज ध्यान दो, अब ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये बिल्कुल मेरे ओरिजिनल एक्सप्रेशन जैसा ही है, कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। वीडियो पीछे करके मैं x = क्या लिखा था वो देखो, और फिर ये देखो, कोई फर्क नहीं है उसमें। मैं दिखा देता हूं, देखो, इसको हम x माने थे, फिर 2 को 1 + 1 करके लिखे, लेकिन सिर्फ इस पार्ट पे जब ध्यान दोगे, मैं जूम करता हूं, बाकी चीज को छुपाता हूं, तो यहां से जो नजर आता है वो वापस से मेरा x ही है, कोई फर्क नहीं नजर आता है। यानी कि ये वाला हिस्सा अगर बिल्कुल x ही है, तो इस इक्वेशन को दोबारा कैसे लिख सकते हैं? x = 1 + 1/1 + ये पूरा चीज हटा के लिख दूंगा x। करेक्ट, लिख देता हूं। ठीक है, याद रखना मेरा ओरिजिनल एक्सप्रेशन था x, और हम ये दिखाना चाहते हैं कि वो जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है वो √2 के बराबर है। तो देखते हैं यहाँ से x क्या निकल के आता है। इजी कैलकुलेशन है। सबसे पहले मैं 1 को उधर भेज दूंगा, देख लो मेरा वर्किंग। पहले स्टेप में होगा x - 1 = 1/1 + x। अब इस स्टेप में डिनोमिनेटर को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब अगर हम राइट साइड को मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड कर देंगे तो a² - b² आएगा, यानी x² - 1² जो कि 1 होता है =1, ये आ गया। अब -1 को राइट पे भेज दो, तो x² = 2, यानी फाइनली x = √2। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, यहाँ पे तुम बोलोगे प्लस माइनस आना चाहिए क्या, लेकिन याद करो हम 1 में कुछ ऐड किए थे, तो ये पूरा क्वांटिटी कुछ पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे सिंपली √2 ही लिख रहा हूँ। लेकिन जो ज्यादा जरूरी बात है वो ये है कि हम ये साबित कर दिए कि वो वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये √2 ही है, और क्योंकि ये एक्सप्रेशन कभी कोई रैशनल नंबर नहीं निकल सकता, इसलिए √2 भी रैशनल नहीं है। सो √2 मस्ट बी इरैशनल। इनफैक्ट मैं तुमको इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को जानो कि जितने भी इरैशनल नंबर्स होते हैं ना, चाहे √2 हो, √3 हो, √10 हो, पाई हो, गोल्डन रेशियो हो, यूलर्स नंबर हो, सारे इरैशनल नंबर्स ऐसे ही एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन होते हैं, सारे के सारे। इनफैक्ट इनके कंटिन्यूड फ्रैक्शंस के अलग अलग लेयर काट के हम फटाफट उनके बहुत अच्छे अप्रोक्सीमेशंस निकाल सकते हैं। जैसे मैं √2 के लिए निकाल रहा था, अगर 3 लेयर काट लेते हो तो जो रैशनल
नंबर निकल के आता है वो है 17/12, विच इज अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2। तुम बस कैलकुलेटर में डेसिमल्स मार मार के रूट 2 तक पहुंचने का कोशिश करोगे ना, वो भी कर रहे थे हम। 1.5 डाले, फिर 1.4 डाले, फिर 1.41, 1.42, 1.415। तो इस तरीके से भी हम रूट 2 के पास पहुंचेंगे, लेकिन धीरे धीरे पहुंचेंगे। इस तरीके से बड़े जल्दी पहुंचेंगे। एक और एग्जांपल देखो, बड़ा मजेदार। इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन को देखो, इस पूरे चीज को कैलकुलेट करके क्या आएगा मैं ये अभी नहीं दिखा रहा हूं, और हो सकता है कि तुमको लगे कि ये सारे जो नंबर्स दिख रहे हैं इनमें कोई पैटर्न नहीं है, रैंडम है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें पैटर्न है। लेकिन वो बात का बात है, अभी मैं तुमको डायरेक्ट बता देता हूं कि ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन कौन सा इरेशनल नंबर है। गेस लेना चाहोगे? पहला लेयर काटो। यहाँ तो पहला लेयर काटते ही तुम खुद मेरे को बोल दोगे कि ये कौन सा इरेशनल नंबर है। इन सभी को भूल के खाली इस पार्ट को कैलकुलेट करो, यानी 3 + 1/7। 3 + 1/7 क्या होता है? 22/7। 22/7 एक बहुत फेमस अप्रोक्सीमेशन है ना, किसका? पाई का। ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन पाई है। इसके अलग अलग लेयर्स काट के हम पाई के बहुत क्लोज अप्रोक्सीमेशंस निकाल सकते हैं। यूजुअली हम सिर्फ फर्स्ट लेयर काट के जो आता है 22/7 उसको अपने बुक्स वगैरह में ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन अगर हमें और प्रिसाइज होना है तो हम 2 लेयर भी काट सकते हैं, यानी 3 + 1/7 + 1/15। मतलब अगर मैं लिख के दिखाऊं तो देखो, 2 लेयर काटने से पाई का वैल्यू निकल के आ रहा है 333/106। दिस इज एन इवन बेटर अप्रोक्सीमेशन फॉर पाई। तो पाई 22/7 के ज्यादा क्लोज है या 333/106 के? तो 333/106 के। इनफैक्ट तुम एक और लेयर काट लिए ना तो बड़े आसानी से तुम बहुत क्लोज पहुंच जाओगे पाई के वैल्यू के, 6 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट हो जाओगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? दिस एक्सप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ पाई। अगर कोई तुमसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है कि बताओ पाई इज इक्वल टू 22/7, पाई इज लेस देन 22/7 या पाई इज ग्रेटर देन 22/7, तो तुम यहीं से एक लेयर नीचे जाके कैलकुलेट करके बोल सकते हो कि पाई इज एक्चुअली ग्रेटर देन 22/7। ठीक है? वैसे YouTube पे कई सारे टीचर्स गलत सलत भी पढ़ा देते हैं, मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूं, बट एक काफी पॉपुलर टीचर, सबसे पॉपुलर टीचर, वो भी ये बात बता रहा था कि पाई 22/7 के अप्रोक्सीमेट है। 22/7 तो एक रैशनल नंबर है, 22:7, लेकिन पाई एक इरेशनल नंबर है। लेकिन इसके रीजनिंग में वो ये बता रहा था कि भाई जब 22/7 को हम डेसिमल्स में लिखते हैं, यानी 22/7 का डेसिमल कन्वर्जन के डिजिट्स, वो दिखा रहा था कि ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रेकरिंग है। तो क्योंकि 22/7 के डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, इसीलिए पाई इरेशनल है। तो भाई यहां मैं 2 बात बताना चाहूंगा, ना उसका लॉजिक सही था ना ही उसका मैथ सही है। पहला बात, 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन वो रेकरिंग होता है। भाई कैलकुलेटर में देख लेना, हाँ ऐसे 1.3333 जैसा रेकरिंग नहीं है, बट एक सर्टेन सेट ऑफ डिजिट्स के बाद वो रिकरिंग ही है, एक ग्रुप ऑफ नंबर्स में रेकरिंग है। तो 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन इज रेकरिंग। और दूसरा बात, मानो कि तुम गलती कर दिए, सोच लिए कि 22/7 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, तो भाई तब तो तुम यही कह दे रहे हो कि 22/7 खुद ही एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होते हैं। पाई इरेशनल है, इस बात को साबित करना इतना आसान नहीं है। मैं अपने पर्सनल लाइफ क्लासेस में ये करता हूं, और भी इरेशनल नंबर्स के बारे में हम बहुत गहराई से बात करते हैं। अगर तुमको भी ज्वाइन करना है तो मैं यहाँ डिटेल्स डाल दूंगा, यू कैन कम एंड एंजॉय माय क्लासेस। लेकिन आज पहले दिन के लिए इतना ही। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग वगैरह यानी डेसिमल्स एंड रैशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में, यानी ये रैशनल इरेशनल नंबर्स का डेसिमल कैरेक्टर कैसा होता है, इस बारे में हम नेक्स्ट डे और डे 3 में बात करेंगे। डे 1 के लिए आज इतना ही। सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू वांट टू एंजॉय मैथ्स। अगर एग्जाम वगैरह 100 में 100 लाने का टेंशन से नहीं पढ़ना है, देन डू रिटर्न टू माय वीडियोस। मैं 5 डेज में नंबर सिस्टम का चैप्टर पढ़ाऊंगा। आज अपना डे 1 यहाँ कंप्लीट होता है। डे 2 में हम टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में समझेंगे। और याद है ना, क्लास के शुरू में बेट लगाए थे ये पेन का लंबाई रैशनल होगा या इरेशनल। अभी तक बताया नहीं कि इस पेन का लंबाई इरेशनल ही क्यों होगा। इस चैप्टर के एंड तक तुमको खुद समझ में आ जाएगा, बट टिल देन यू कैन कीप थिंकिंग अबाउट इट। बाय।